आयुर्वेद निरूपण में हमने षड्रसों को जान लिया। अभी आते हैं धातु पोषण सिद्धांत पर, जो कि आपको क्रिया शरीर में भी पढ़ने के लिए मिलेगा। तो देखिए, आयुर्वेद में धातु पोषण से संबंधित 3 न्यायों का वर्णन आता है: क्षीरदधि न्याय, केदारकुल्य न्याय और खल्यकोपत न्याय। तो देखिए, इनको याद रखना बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि नामों से ही पता चलता है। देखिए, अभी पहला है कि क्षीरदधि न्याय, मतलब क्षीर से, दूध से हमारा दही बन रहा है। तो इसके लिए स्टेप वाइज प्रोसेस है। मतलब ये न्याय कहता है कि एक के बाद एक ऐसा धातु पोषण होता जाएगा। देखिए, पहला आते हैं हम क्षीरदधि न्याय। इसे सर्वात्म परिणमन कहा जाता है, मतलब सर्वात्म परिणमन पक्ष क्यों कहा जाता है और इसका अर्थ क्या है, ये आप आगे जानोगे। देखिए, जिस प्रकार से दूध से सर्वात्मना दही उत्पन्न होता है, दही से नवनीत, नवनीत मतलब मक्खन, मक्खन से घृत, घृत मतलब घी, और घृत से घृतमंड उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से पूर्व धातु से उत्तर धातु की उत्पत्ति होती है। मतलब एक के बाद एक धातु की उत्पत्ति होती जाती है। तो ये जो प्रोसेस है धातुओं का पोषण होने की, वो तो गर्भ के प्रारंभ से ही होती आ रही है। देखिए, यहाँ पर क्षीरदधि न्याय जरा समझ के लेते हैं। क्षीर मतलब क्या होता है? दूध। इससे बनता है दही, दही से बनता है मक्खन, मक्खन के बाद होता है तैयार घृत मतलब घी। ठीक है। अब ये जैसे प्रोसेस है कि एक के बाद ये, एक के बाद फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, मतलब पूरा दूध ही कन्वर्ट होता है दही में, दही कन्वर्ट होता है मक्खन में। ऐसे ही जो रसादी धातु है हमारे, रस से बनेगा रक्त, रक्त से बनेगा मांस, उससे बनेगा मेद। तो ये सारा प्रोसेस शुक्र धातु तक। तो एक क्षीरदधि न्याय का कहना ऐसा है कि रस से ही रक्त बनता है और रक्त से ही मांस बनता है। तो ऐसा प्रोसेस चलते जाता है। जैसे दूध से घी बनने की प्रोसेस है, वैसे ही रस धातु से शुक्र धातु तक की प्रोसेस होती है। यही होता है क्षीरदधि न्याय। तो एक गर्भ के प्रारंभ से ही पोषित होते आ रहे हैं, यहाँ पर वही दिया है। और इनका जो कन्वर्जन होता है उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर अग्नि। तो इसके बीच में चाहिए हमें रस अग्नि, रस की अग्नि, रस को पचाने वाली अग्नि, रक्त को पचाने के लिए रक्त अग्नि चाहिए यहाँ पे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन आया है कि रस अपनी रसाग्नि से पचकर रक्तता को प्राप्त होता है, ऐसे ही रक्त रक्ताग्नि से पचकर मांसता को प्राप्त होता है। इसी तरह पूर्व पूर्व धातुओं से उत्तर उत्तर धातुओं का परिणमन होता है। तो यही हमारा धातु पोषण न्याय का एक पक्ष है। इसको क्षीरदधि न्याय हम बोल सकते हैं। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इस नाम से भी आप जान सकते हैं इसको। देखिए, यहाँ पर पिक्चर देके एक्सप्लेन किया है, मिल्क से कर्ड, कर्ड से बटर, फिर घी, वैसे ही इसका एक्सप्लेनेशन दिया है जो मैंने वहां पर समझाया। अब आता है केदार कुल्य न्याय पर। तो यहाँ पर हम समझते हैं केदारी कुल्य न्याय। यहाँ पर मान लीजिए कुआं है और यहाँ पर पहला खेत, यहाँ दूसरा खेत, तीसरा खेत। इसको स्टोरी की तरह समझिए बिल्कुल। अब देखिए, केदारी का मतलब जो होता है वो होता है खेत, और कुल्या मतलब कुआं, कुआं या फिर इसको नाला, ऐसा कुछ तो बोल सकते हैं जहाँ से पानी आने वाला है। अभी कुएं का जो पानी है हमने ऐसा छोड़ दिया, इधर इधर से पूरी ऐसी चैनल बना ली और यहाँ से पानी छोड़ दिया। यहाँ से ऐसे बना लेते हैं कि खेतों में वो पानी जाए। तो देखिए, यहाँ से पानी आया, सबसे पहले कहाँ पर जाएगा ये बताइए। पूरा यहाँ तक पानी चला जा रहा है, लेकिन सबसे पहले कहाँ जाएगा? इस वाले खेत में जाएगा ना, इस वाले खेत में जाएगा, फिर इधर जाएगा और फिर इधर जाएगा। तो ये केदारी कुल्य न्याय जो है ये यही कहता है, जो नजदीक का खेत है उसको पहले पानी जाएगा। अब एक बार पढ़ लेते हैं कि आपको समझ में आएगा। देखिए, जिस प्रकार से खेत में संचित नाली का जल समीप के खेतों को संचित, मतलब संचित कर क्रम से दूसरे खेतों में संचित करता है, उसी प्रकार से रस भिन्न भिन्न मार्गों से रसादी धातुओं को उन उन धातुओं के समान अंशों में पोषित करता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो समीप है, जो समीप की धातु है उसका पोषण शीघ्र होता है, और जो दूर है उसका पोषण देरी से होता है। यही है केदारी कुल्य न्याय। इसी को हम लॉ ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। यहाँ पर भी एक चित्र दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर रस धातु मान लीजिए, यहाँ पर रक्त धातु है, यहाँ पर मांस धातु है, और आहार रस यहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहले आहार रस किस में जाएगा? रस धातु को जाएगा, क्योंकि वो पहले है, और फिर रक्त धातु को जाएगा, फिर मांस धातु को जाएगा। ऐसा एक्सप्लेनेशन किया है इधर। और वाग्भट यहाँ पर खास कर कहते हैं कि जो तृतीय माह होता है गर्भ का, उसके लिए ये न्याय लागू है। माता के हृदय की रसवाहिनी नाड़ी गर्भ का पोषण करती है। अब आता है अगला न्याय, खले कोपत न्याय। इसका भी सेम कहना है। देखिए, खल जो होता है यहाँ पर, खल कोपत, तो खल मतलब धान, और ये कपोत, कपोत मतलब कबूतर आप मान सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी पक्षी। यहाँ पर दिया है कपोत मतलब कबूतर। तो देखिए, यहाँ पर हम अनाज रखेंगे या फिर धान कोई, ठीक है, और यहाँ पर हम 4 पेड़ रख देते हैं,
तीन ही पेड़ रखते हैं, जाने दीजिए। देखिए यहाँ पर एक कबूतर रहता है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन देखिए एक कबूतर यहाँ पर रहता है, एक कबूतर यहाँ रहता है और एक कबूतर यहाँ पर रहता है। तो अभी हर एक को अपने घोंसले में ये धान लेकर जाना है। तो सबसे पास वाला जो कबूतर रहेगा वही सबसे पहले आएगा, ले जाएगा, आएगा, ले जाएगा, और जो उससे थोड़ा सा दूर है वो आएगा, ले जाएगा, फिर इससे दूर वाला आएगा, ले जाने तक ही ये लोग खत्म कर देंगे। इसका कहने का अर्थ है कि इसको मान लीजिए रस, इस कबूतर का नाम है रस, इसका है रक्त, इसका है मांस, और ऐसे ही कबूतरों का नाम मान लीजिए शुक्रदक। तो इसका पोषण ज्यादा होगा, इसका उससे कम होगा, इसका और कम होगा। तो ऐसा ये क्रम चलता रहता है, ऐसा खल एक ऊपर न्याय बताता है। तो यहाँ पर आइए एक बार पढ़ लेते हैं। तो जिस प्रकार से कबूतर अलग अलग दिशाओं से खल एकत्रित करते हैं, तो खल में आते हैं और अनाज चुग कर अपने अपने स्थानों पर जाते हैं, उसी प्रकार से अलग अलग मार्गों से धातुओं का पोषण होता है, वही है। ठीक है, यहाँ पर विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो ये 3 प्रकार के इंपॉर्टेंट न्याय धातु पोषण के आप लोगों ने सीख लिए, इस पर क्वेश्चन आता है। क्रिया में एक और बार इसको देखेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। राधे राधे।